नमस्कार, मेरे हिंदी सूर्योदय चैनल में हिंदी पढ़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट तथा इस प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मिश्र बंधु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी मिश्र बंधु सही है। इसका विकल्प सी मिश्र बंधु सही है। ये 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनकी अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है, जिसमें इन्होंने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। इसका विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य 1940 ईस्वी और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा था। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए। को घट ए वृषभानुजा वह हलधर के वीर, इनमें से कौन सी व्यंजना है? को घट ए वृषभानुजा वह हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? ए शाब्दी व्यंजना, बी आर्थी व्यंजना, सी रस व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए शाब्दी व्यंजना सही है। इसका विकल्प ए शाब्दी व्यंजना सही है। अभिधा और लक्षणा के शांत होने पर जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति की ये शाब्दी व्यंजना है, जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग पर ही व्यंग्यार्थ निर्भर रहता है, अर्थात उस शब्द के स्थान बजाय जिसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना का लोप हो जाता है। वहाँ सदैव शाब्दी व्यंजना होती है, जैसे चिर जीवे जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ए वृषभानुजा वह हलधर के वीर। इस दोहे में यदि वृषभानुजा और हलधर के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द गाय और बैल रख दिए जाएं तो व्यंग्यार्थ नहीं रहेगा, अतः इस दोहे में शाब्दी व्यंजना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? इसका विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सही है। इसका विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसी रचना की है हिंदी साहित्य के इतिहास की जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है?
ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। इन्होंने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया। उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट्ट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली, डी ब्रज। इसका विकल्प ए अवहट्ट सही है। इसका विकल्प ए अवहट्ट सही है। इसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। जगदीश शब्द की सही संधि होगी। इसका विकल्प बी जगत प्लस ईश सही है। विकल्प बी जगत प्लस ईश सही है। इसमें व्यंजन संधि है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आल्हा और ऊदल नाम 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इसका विकल्प ए परमाल रासों में सही है। इसका विकल्प ए सही है। परमाल रासों में आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासों में किया गया है और इसके रचयिता जगनिक जी हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प बी रूपक सही है। विकल्प बी रूपक सही है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है। अर्थात उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता, वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मिश्र बंधु। इसका विकल्प बी ग्रियर्सन सही है। विकल्प बी ग्रियर्सन सही है। ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? इसका विकल्प सी शेख तकी सही है। विकल्प सी शेख तकी सही है। प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। इसका विकल्प डी उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। विकल्प डी उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रस्तुत की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
मनु मानव जनु जानव आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के द्योतक शब्द हैं। उदाहरण, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए चंदायन, इसके सामने वन है कुतुबन। बी मृगावती, इसके सामने है सेकंड मंझन। सी अखरावट, इसके सामने है थर्ड मुल्ला दाऊद। डी मधुमालती, इसके सामने है फोर्थ जायसी, और उसके नीचे 5 में दामोदर कवि। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। देखिए चंदायन की रचना की थी मुल्ला दाऊद जी ने। मृगावती की रचना की थी कुतुबन जी ने। अखरावट की रचना की थी जायसी जी ने। और मधुमालती की रचना की है मंझन जी ने। अब देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है। इसका विकल्प बी ब्रज भाषा सही है। विकल्प बी ब्रज भाषा सही है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। ये इन्होंने ब्रज भाषा में इसकी रचना की थी विनय पत्रिका की। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर इनका महत्वपूर्ण अधिकार था और दोनों ही भाषाओं में रचना की है। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी जो कि विश्वविख्यात है। तो अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वो मूरति, सूरत माही पगी। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वो मूरति, सूरत माही पगी। इसका विकल्प बी गदाधर भट्ट सही है। ये पंक्तियां गदाधर भट्ट जी की हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, दुल्हन अंगियां काहे ना धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दुल्हन अंगियां काहे ना धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका विकल्प सी रूपकातिशयोक्ति सही है। इसका विकल्प सी रूपकातिशयोक्ति सही है। दुल्हन अंगियां काहे न धोवाई पंक्ति में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखिए, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल, सी इंशाअल्लाह खां, डी सदल मिश्र। इसका विकल्प डी सदल मिश्र सही है। विकल्प डी सदल मिश्र सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासकेतोपाख्यान की रचना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर और इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, जिसका एक दूसरा नाम उदयभान चरित भी है,
की रचना की थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। पंचवटी की रचना हुई थी 1925 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936 में रचित की गई थी। तो इसका सही विकल्प है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। अब देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, अधेर का कवि किसे कहा गया है? अधेर का कवि किसे कहा गया है? इसका विकल्प ए दिनकर सही है। विकल्प ए दिनकर सही है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सशक्त कवि थे। दिनकर जी का जन्म 1908 सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। आप बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। तो अधेर कवि का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। और इस प्रश्न में एक और विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि ये किस काव्यधारा के कवि थे। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। इसका विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी सही है। विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ए का, वीणा, सीना, डी माँ। इसका विकल्प वीणा सही है। ड़ा ध्वनि अवधि में नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 देखिए, अंधा युग के रचनाकार हैं। अंधा युग, अंधा युग नहीं, अंधा कुआं लिखा है इसमें। अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं। ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। इसका विकल्प बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल सही है। विकल्प बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल सही है। अंधा कुआं नामक नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण लाल जी ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग आदि। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। और अंधा युग नाटक की रचना धर्मवीर भारती जी ने की थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? ए अजातशत्रु, बी विक्रमादित्य, सी लहरों के राजहंस, डी दशाश्वमेध। इसका विकल्प सी लहरों के राजहंस सही है। विकल्प सी लहरों के राजहंस सही है।
प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 सुमेलित कीजिए। ए राजश्री, इसके सामने 1 में लिखा है प्रभाकर श्रोत्री, बी यमगाथा, सेकंड लक्ष्मी नारायण लाल, सी राम की लड़ाई, थर्ड जयशंकर प्रसाद, डी सच कहूँ तो। इसके सामने फोर्थ स्वदेश दीपक और फिफ्थ लिखा है दूरनाथ सिंह। दूरनाथ सिंह। इसका विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। राजश्री जयशंकर प्रसाद, यमगाथा दूरनाथ सिंह, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल, सच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्री, और इसके अलावा कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का नाटक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? इसका विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल सही है। इसका विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल सही है। इसके अलावा इनके अन्य नाटक हैं 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूरमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा आदि। अब देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? इसका विकल्प सी चंद्रगुप्त सही है। इसका विकल्प सी चंद्रगुप्त सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? इसका विकल्प सी विद्या निवास मिश्र सही है। इसका विकल्प सी विद्या निवास मिश्र सही है। इनके अन्य निबंध इस प्रकार हैं। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन। अब देखिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। तुम चंदन हम पानी सबसे पहले, फिर मैंने सिल पहुँचाई, फिर तमाल के झरोखे से, फिर शिरीष की याद आई। इस प्रकार से इनके निबंधों का क्रम है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? इसका विकल्प सी सही है वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। पदों के व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
अब देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? इसका विकल्प सी शरत चंद्र सही है। इसका विकल्प सी शरत चंद्र सही है और इसके रचनाकार थे विष्णु प्रभाकर जी। अब देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। इसका विकल्प सी सही है, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं एक कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ से संबंधित उपन्यास है और इसके रचनाकार रागे राघव जी थे। कब तक पुकारूं ये रागे राघव जी का उपन्यास है जो कि कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। अब देखिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 देखिए, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? इसका विकल्प सी दीर्घ संधि सही है। इसका विकल्प सी दीर्घ संधि सही है। कल्प प्लस अंत आ मिलके आ दीर्घ हो जाता है। इसका सूत्र है अंका सवर्णे दीर्घा। अब देखिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इसका विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आमा आदि है। रुकोगी नहीं राधिका इसको लिखा था उषा प्रियमदा जी ने। उसके बाद आपका बंटी मन्नू भंडारी जी ने लिखा था। उसके बाद चाक मैत्रेयी पुष्पा जी ने लिखा था। फिर आमा लिखा था चित्रा मुदगल जी ने। अब देखिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। इसका विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। रंगभूमि 1925 में लिखा गया था। ये उर्दू उपन्यास है जिसे चौगाने हस्ती का रूपांतरण किया गया। रंगभूमि 1925 में ये उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद है। इसे प्रेमचंद का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। उसके बाद निर्मला 1927 में, इसमें दहेज प्रथा तथा अलमेल विवाह की समस्या वर्णित है। फिर कर्मभूमि 1933, इसके 5वें भाग में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतो उद्धार, किसान का उद्धार, हरिजन समस्या आदि का वर्णन किया गया है। फिर गोदान 1936 में, ये रचना इनकी अंतिम रचना थी। ये यथार्थवादी रचना है। इसमें भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुणा और त्रासदी का दस्तावेज है। अब देखिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? इसका विकल्प ए कहानी सही है। इसका विकल्प ए कहानी सही है।
11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अब देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36, धनंजय में समास है। धनंजय में समास है। इसका विकल्प सी बहुब्रीहि सही है। विकल्प सी बहुब्रीहि सही है। इस पद में कोई पद प्रधान नहीं है, समस्त पद अर्जुन का विशेषण है, अतः यह बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं और वही अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ये अर्जुन की ओर संकेत कर रहा है, धनंजय अर्जुन को कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अब देखिए प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया, मोहन राकेश मवाली, उदय प्रकाश पाल गोमरा का स्कूटर, धर्मवीर भारती गुलकी बन्नू, शेखर जोशी कोसी का घटवार। अब देखिए प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। इसका विकल्प सी लज्जित होना सही है। विकल्प सी लज्जित होना सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 39, अर्थकथानक नामक कृति की विधा क्या है। अर्थकथानक नामक कृति की विधा क्या है। इसका विकल्प बी आत्मकथा सही है। इसका विकल्प बी आत्मकथा सही है। और इसकी रचना की थी जैन कवि बनारसी दास जी ने। ये जैन कवि बनारसी दास जी द्वारा रचित है और इसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा थी। ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40, गमन का विलोम है। गमन का विलोम है। इसका विकल्प डी आगमन सही है। विकल्प डी आगमन सही है। देखिए प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41, 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 होना का अर्थ है। इसका विकल्प सी भाग जाना सही है। विकल्प सी भाग जाना सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 42। देखिए प्रश्न संख्या 42, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। इसका विकल्प बी भरत मुनि सही है। विकल्प बी भरत मुनि सही है। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने निम्नलिखित में रस सूत्र दिया है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद तथा आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। अब देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43,
न कान्तामपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम, न कान्तामपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत है। इसका विकल्प सी सही है, आचार भामह का। इसका विकल्प सी सही है, आचार भामह का। ये पंक्तियां आचार्य भामह जी ने कही थी। जगत शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगत शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। इसका विकल्प ए जगते सही है। इसका विकल्प ए जगते सही है। इसमें जगत शब्द का रूप पढ़ लीजिए। जगत जगती जगंत, ये हो गई पहली लाइन। द्वितीया जगत जगती जगंती। तीसरी जगता जगदभ्याम जगदभी। और चतुर्थी जगते जगदभ्याम जगदभ्या। तो चतुर्थी एक वचन में आ रहा है जगते, तो इसका विकल्प है जगते सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? इसका विकल्प बी भट्टनायक सही है। इसका विकल्प बी, इसका विकल्प बी भट्टनायक सही है। भट्टनायक भुक्तिवाद और भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक अनुमतिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और आनंदवर्धन जी ने ध्वनि सिद्धांत की विवेचना की थी। देखिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? इसका विकल्प बी सही है, पंडित राज जगन्नाथ। इसका विकल्प बी सही है, पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ जी ने रचा था। काव्य प्रकाश मम्मट जी, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज। अब देखिए प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47, समालोचना आदर्श के शीर्षक से यम से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना आदर्श के शीर्षक से यम से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। समालोचना आदर्श के शीर्षक से एम से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार का मत है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार का मत है? इसका विकल्प सी भट्टनायक सही है। इसका विकल्प सी भट्टनायक सही है। भट्टलोलट नवीं सदी उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन, भट्टशंकु नवीं सदी अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्टनायक 10वीं सदी भुक्तिवाद साख्य दर्शन और अभिनवगुप्त 11वीं सदी अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। ये जितने भी मैंने ये बताए हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, कोई ना कोई। जैसे भट्टनायक 10वीं सदी भुक्तिवाद साख्य दर्शन, अभिनवगुप्त 11वीं सदी अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन, भट्टशंकुक 9वीं सदी अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्टलोलट 9वीं सदी उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद मीमांसा दर्शन। अब देखिए प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49, चंपू के भेद हैं। चंपू के भेद हैं। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है, विरुद्ध और करम्भक।
विरुद्ध और करम्भक ये दो भेद चंपू के होते हैं। चंपू गद्य एवं पद्य मिश्रित काव्य रचना को कहते हैं। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राज स्तुति के लिए की थी तथा इसे दो भागों में विभक्त किया, विरुद्ध और करम्भक। अब देखिए प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संघते क्रमेण तेन वावृत्ति यमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? इसका विकल्प भी सही है। इसका विकल्प भी सही है। विश्वनाथ जी ने यमक की यह परिभाषा दी है। और ये किस रचना में दी है? तो इनकी रचना साहित्य दर्पण थी और उसी में यह परिभाषा इन्होंने दी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 देखिए। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसका विकल्प भी सही है, पादरी एडिसन ग्रीव्ज। पादरी एडिसन ग्रीव्ज जी ने आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना की थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। इसका विकल्प डी सही है। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं। जी हाँ, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसमें कोई भी विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट न रहकर वह सामान्य व्यक्ति बन जाता है। जैसे सीता जी देवी न रहकर एक सामान्य नारी के रूप में चित्रित होती हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम है। निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम है। इसका विकल्प सी नाट्य शास्त्र सही है। इसका विकल्प सी नाट्य शास्त्र सही है। नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। 10 रूपक धनंजय, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी, नाटक लक्षण रत्न कोश सागर नंदी जी ने। अब देखिए प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्य निपुणता, लोक शास्त्र, काव्यान्वेषणात्, काव्यंग शिक्षा अभ्यास, इतु हेतु स्तुत भवे। इसके रचयिता हैं मम्मट जी। इसके रचयिता हैं मम्मट जी। अब देखिए प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो इसका विकल्प डी सांख्य दर्शन सही है। इसका विकल्प डी सांख्य दर्शन सही है। भट्ट नायक जी का ये मत सांख्य दर्शन से संबंधित था। भुक्तिवाद इन्होंने लिखा था और ये सांख्य दर्शन से संबंधित था। इसी प्रकार और देख लीजिए, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, शंकुक अनुमतिवाद, न्याय दर्शन, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, मीमांसा दर्शन।
अब देखिए प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। इसका विकल्प सी 16 सही है। विकल्प सी 16 सही है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 + 16 + 16 + 16, ये 4 बार 16 लिखने से 64 मात्राएं हो जाती हैं। तो ये सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं इसके और 16-16 करके पूरी 64 मात्राएं इसमें होती हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57। कब केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? इसका विकल्प ए रामचंद्रिका सही है। विकल्प ए रामचंद्रिका सही है। इसमें केशव दास जी ने बहुत अधिक क्लिष्ट छंदों का प्रयोग किया है, इसीलिए इस रचना को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और इसमें इसकी रचना की गई थी रामचंद्रिका की 1601 में की थी केशव दास जी ने। और इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। यह रामचरित्र पर आधारित है और इसमें बहुत ही ये क्लिष्ट है। ये रामचंद्रिका जो है ये रामचंद्र जी के ऊपर है और रीतकाल का महाकाव्य भी कहा जाता है, लेकिन इसमें बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत क्लिष्ट छंदों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे छंदों का अजायब घर नाम से विभूषित किया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। इसका विकल्प बी सही है। वृत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। यहाँ सवर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। अब देखिए प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए हंसावली, इसके सामने लिखा है ए कुतुबन। उसके बाद बी चंदायन, इसका सेकंड है ईश्वर दास लिखा है इसके सामने। सी सत्यवती, कवि असाइत। फिर डी मृगावती, इसके सामने फोर्थ करके लिखा है मुल्ला दाऊद। फिर 5 उस्मान, इसका विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। हंसावली, इसकी रचना की है कवि असाइत ने। हंसावली की रचना की है कवि असाइत ने। चंदायन, इसकी रचना की है मुल्ला दाऊद जी ने। चंदायन, इसकी रचना की है मुल्ला दाऊद जी ने। सत्यवती, इसकी रचना की है ईश्वर दास जी ने। सत्यवती की रचना की है ईश्वर दास जी ने। और मृगावती कुतुबन, मृगावती की रचना की है कुतुबन जी ने। अब देखिए प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 देखिए। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? इसका विकल्प बी मैथिली सही है। विकल्प बी मैथिली
सही है। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका की भाषा औहट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ये रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये तो सही है। रीतकालीन कवियों ने अलंकरण को ही विशेष महत्व दिया है, ये सही है। अब देखिए बी, रीतकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतकाल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा में ही रचना की है। अब देखिए विकल्प सी, रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। यही विकल्प सही है क्योंकि ये सबसे अलग है। तो विकल्प सी इसका सही है, ये सबसे अलग है। विकल्प डी, रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता हुई है। तो रीतकाल में तो जितने भी रीतिबद्ध कवि हुए हैं सभी ने लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता की है। और बिहारी जी ने भी इसका विशेष ध्यान रखा है, जबकि वो रीति सिद्ध कवि थे। तो इसका विकल्प सी सही है क्योंकि यही विकल्प गलत है केवल, तो इसलिए ये सही है। क्योंकि रीतकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्रायः नहीं हुआ है। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन और आलंकारिक रूप में किया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। इसका विकल्प भी सही है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका विकल्प बी पूर्वी हिंदी सही है। इसका विकल्प बी पूर्वी हिंदी सही है। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां हैं अवधी और छत्तीसगढ़ी। उत्तर प्रदेश में अवधी, मध्य प्रदेश में बघेली तथा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। और यदि पूछा जाता बिहारी बोली, तो बिहारी बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका, ये 4 हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। पश्चिमी बोली खड़ी बोली हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी आदि हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? इसका विकल्प डी रामनाथ सुमन सही है। विकल्प डी रामनाथ सुमन सही है। रामनाथ सुमन जी ने इसकी रचना की थी, मैंने स्मृति के दीप जलाए। अब देखिए प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून
मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी खड़ी बोली सही है। इन स्थानों पर खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है जो इन सभी स्थानों पर बोली जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66। एडिटर, इसका ए राजदूत, बी अभियंता, सी संशोधक, डी संपादक। इसका विकल्प डी संपादक सही है। एडिटर का विकल्प डी संपादक सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसका विकल्प बी सन 1954 सही है। विकल्प बी 1954 सही है। इसके संपादक जगदीश गुप्त एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 68। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका विकल्प बी बाल गंगाधर खरे सही है। इसका विकल्प बी बाल गंगाधर खरे सही है। बाल गंगाधर खरे जी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69। मानक हिंदी व्याकरण में कारक का वो व्याकरण कोटिका है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वो व्याकरण कोटिका है जो इसका विकल्प सी सही है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 69। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वो व्याकरण कोटिका है जो ए कार संपादित करने वालों की सूचना देती है। बी संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है। सी उद्देश्य या विधेय पदों को जोड़ती है। डी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। इसका विकल्प सी सही है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70। देखिए प्रश्न संख्या 70। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। इसका विकल्प डी बोली सही है। इसका विकल्प डी बोली सही है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी। जैसे ब्रज कुछ निश्चित क्षेत्रों में बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्रों में। इसी तरह अवधी कुछ निश्चित पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार भोजपुरी, मगधी, मैथिली ये सब भी बिहार की बोलियां हैं। इसी तरह मेवाती और मालवी आदि राजस्थान के विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसका विकल्प डी अपादान सही है। इसका विकल्प डी अपादान सही है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है।
इस घर में अपादान कारक इसलिए है क्योंकि जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती, किसी चीज़ का अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर सदैव अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह तो से होता है, लेकिन कोई चीज़ वहाँ से अलग हो जाती, जहाँ पर अलग होना पाया जाता है। तो अलग, यहाँ पर अलग हो रहा है। घर से मेरे घर से उसके घर की दूरी बताई जा रही है, तो अलग होना पाया जा रहा है, इसलिए अलग होने की स्थिति में यहाँ अपादान कारक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। इसका विकल्प सी दारा सही है। इसका विकल्प सी दारा सही है। इसमें सब स्त्रीलिंग है, केवल दारा शब्द जो है यही पुल्लिंग है। अब देखिए प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? इसका विकल्प ए चिड़िया सही है। इसका विकल्प ए चिड़िया सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है, वो संधि कौन सी है? यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है, वो संधि कौन सी है? इसका विकल्प डी अयादि सही है। इसका विकल्प डी अयादि सही है। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। जहाँ पर भी ये ए, ऐ, ओ, औ के बाद ऐ, आओ, ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है, वहाँ पर सदैव अयादि स्वर संधि होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75, अनंत की सही संधि होगा। अनंत की सही संधि होगी। इसका विकल्प ए अन प्लस अंत सही है। इसका विकल्प ए अन प्लस अंत सही है। अन प्लस अंत मिलके हो जाएगा अनंत। अब देखिए प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 देखिए, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? इसका विकल्प सी देव्यागम सही है। विकल्प सी देव्यागम सही है। इसमें यड़ संधि है। देव्यागम देवी प्लस आगम। यड़ स्वर संधि जब ई, उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या तथा उ का वा, री का रा हो जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 77। देखिए प्रश्न संख्या 77, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936। तो ये इसका सही अनुक्रम है। अब देखिए प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं।
जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? इसका विकल्प सी चित्रा मुद्गल सही है। इसका विकल्प सी चित्रा मुद्गल सही है। चित्रा मुद्गल के कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें आदि हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है। इसका विकल्प सी द्विगु समास सही है। इसका विकल्प सी द्विगु समास सही है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 देखिए, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? देखिए वही जो इससे पहले प्रश्न था वही प्रश्न एक तरह दोहरा दिया गया है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो इसका विकल्प भी सही है, द्विगु समास। अब देखिए प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ए बचपन, बी लड़के, सी मातृत्व, डी एकता। इसका विकल्प बी सही है। विकल्प बी लड़के सही है। लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाचक हैं, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय है। अब देखिए प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ए पठनी, बी कृपाल, सी गंतव्य, डी हसोड़। इसका विकल्प बी कृपाल सही है। कृपाल शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। इसका विकल्प सी परिपार्श्विक सही है। इसका विकल्प सी परिपार्श्विक सही है। आप देखिए प्रश्न इस निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका विकल्प डी उच्छृंखल सही है। इसका विकल्प डी उच्छृंखल सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85। धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है? इसका विकल्प सी गर्दभ सही है। इसका विकल्प सी गर्दभ सही है। धूसर शब्द गर्दभ का पर्यायवाची है। गर्दभ शब्द के अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं: रासव, वैशाख नंदन, वेशर, चक्रीवान, खर इत्यादि। अब देखिए प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। इसका विकल्प ए घोटक सही है। इसका विकल्प ए घोटक सही है। अश्व के अन्य पर्यायवाची हैं है, बाज, तुरंग, घोड़ा, रविसुत, सैंधव इत्यादि। अब देखिए प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
इसको मैं ऐसे करके बता दे रही हूँ, फिर विकल्प बता दूंगी। 10 द्वार से सोपान तक, इसके हम सामने लिखा नहीं बता रहे, हम सीधे बता दे रहे हैं जो जिसकी आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक ये है, इसका होगा ये फोर्थ, हरिवंश राय बच्चन जी। 10 द्वार से सोपान तक, इसका फोर्थ होगा हरिवंश राय बच्चन। इसके ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म कथा है। इसके बाद देखिए बी, मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी, इसका थर्ड है श्याम सुंदर दास। ये श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है। अब देखिए अपनी कहानी। अपनी कहानी, इसका वन सही होगा वृंदावन लाल वर्मा। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की आत्मकथा है। फिर देखिए डी, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, इसका ये सेकंड राहुल सांकृत्यायन सही है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। तो इसका विकल्प बी लगा लीजिए, विकल्प बी इसका सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। इसका विकल्प बी अप्रत्याशित सही है। विकल्प बी अप्रत्याशित सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 89 देखिए, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। इसका विकल्प सी सही है, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे जी। अब देखिए प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। इसका विकल्प डी सही है। प्रेमचंद घर में सबसे पहले, फिर आवारा मसीहा, फिर वटवृक्ष की छाया में, फिर व्योमकेश दरवेश। सबसे पहले है प्रेमचंद घर में, फिर आवारा मसीहा, फिर वटवृक्ष की छाया में, फिर व्योमकेश दरवेश। और ये भी देख लीजिए कि ये जीवनियाँ किसके ऊपर है और किसके द्वारा रचित हैं। प्रेमचंद घर में ये प्रेमचंद जी की जीवनी है और इसकी रचनाकार हैं शिवरानी देवी। आवारा मसीहा शरदचंद्र जी की जीवनी है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। वटवृक्ष की छाया में ये अमरीलाल नागर जी के जीवन पर है। अमरीलाल नागर जी की जीवनी है और इसकी रचना की है कुमुद नागर जी ने। व्योमकेश दरवेश ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है और इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आप देखिए प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। इसका विकल्प सी सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका विकल्प सी सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब देखिए प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92, चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय है। इसका विकल्प सी कौमुदी सही है। इसका विकल्प सी कौमुदी सही है। इसके अन्य पर्याय हैं चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला, जबकि चंद्रहास, रजत, चांदी के पर्याय हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93, आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द है। इसका विकल्प भी सही है, शुष्क। अब देखिए प्रश्न संख्या 94।
प्रश्न संख्या 94। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी कर्मधारय सही है। इसका विकल्प सी कर्मधारय सही है। कर्मधारय समास के पूर्व एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। देखिए प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इसका विकल्प बी सही है, अपादान। इसका विकल्प बी सही है, अपादान। अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। इसका विकल्प ए सही है, वीर रस। इसका विकल्प ए सही है, वीर रस। भारवी द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम वीर रस का वर्णन है इसमें, और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना आदि बातों का वर्णन है। वीर रस के साथ ही इसमें श्रृंगार तथा कुछ अन्य रसों का भी गौण रूप से वर्णन है। वैसे मुख्य रूप से वीर रस ही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। इसका विकल्प ए भवभूति सही है। विकल्प ए भवभूति सही है। इनके अन्य नाटक हैं उत्तर रामचरितम एवं महावीर चरितम। अब देखिए प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुतरई में नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुतरई में नहीं आती है? ए रघुवंश, बी कुमार संभव, सी मेघदूत, डी ऋतु संहार। इसका विकल्प डी ऋतु संहार सही है। विकल्प डी ऋतु संहार सही है। ऋतु संहार लघुतरई में नहीं आती है, जबकि रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत ये तीनों ही लघुतरई हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? इसका विकल्प सी नेपथ्य सही है। इसका विकल्प सी नेपथ्य सही है। ये वो स्थान है जहां अभिनेतागण नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100। रघुवंश के रचयिता हैं। रघुवंश के रचयिता हैं। इसका विकल्प ए कालिदास सही है। विकल्प ए कालिदास सही है। इसमें ये एक ये कालिदास जी का महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं और इन 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101। प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं। प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं। इसका विकल्प बी भास सही है। इसका विकल्प बी भास सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघे सन्ति त्रयो गुणाः के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में हैं? इसका विकल्प ए सही है, कालिदास। इसका विकल्प ए सही है, कालिदास, भारवी, दंडी। कालिदास, भारवी और दंडी।
माघ काव्य में कालिदास, भारवी और दंडी तीनों कवियों के गुण समाविष्ट हैं। माघ के बारे में कही गई ये उक्ति सार्थक है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अब देखिए प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 भवभूति की रचना है। भवभूति की रचना है। इसका विकल्प डी उत्तर रामचरितम सही है। इसका विकल्प डी उत्तर रामचरितम सही है। और देख लीजिए इस प्रश्न के बारे में। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मृच्छकटिकम शूद्रक। अब देखिए प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। ए प्रतिमा नाटकम, बी स्वप्नवासो दत्तम, सी प्रतिज्ञा योगंधरायण, डी महाभाष्य। इसका विकल्प डी महाभाष्य सही है। इसका विकल्प डी महाभाष्य सही है। ये पतंजलि जी की रचना है। ये पतंजलि जी की रचना है। और इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तीनों, ये जो तीनों रचनाएं हैं, इसके अतिरिक्त ये तीनों ही भास द्वारा रचित हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। इसका विकल्प डी जयदेव सही है। इसका विकल्प डी जयदेव सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो जाता है। उसमें कौन सी संधि होगी? इसका विकल्प बी सही है, यण स्वर संधि। इसका विकल्प बी सही है, यण स्वर संधि। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या व और रा में हो जाता है। जैसे यदि प्लस अप, यद्यपि, अनु प्लस अय, अन्वय, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। अब देखिए प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए उत प्लस चारणम, उच्चारणम, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, सी गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, डी सत प्लस चित, सच्चित। इसका विकल्प सी गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम सही है। इसका विकल्प सी गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम सही है। ये गुण स्वर संधि है। इसके अतिरिक्त तीनों व्यंजन संधि हैं और ये गुण स्वर संधि है। अब देखिए प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 का मिलान सूची फर्स्ट का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं इसको ये प्रश्न नहीं बता रही हूँ, मैं सीधे आपको उत्तर समझा दे रही हूँ। इसका लट लकार, इसका होगा ये सेकंड वर्तमान काल। लट लकार आ का इसका सेकंड होगा वर्तमान काल। लोट लकार इसका होगा थर्ड आज्ञार्थक। लोट लकार का होगा आज्ञार्थक थर्ड। लंग लकार का होगा ये फोर्थ भूतकाल। लंग लकार का होगा फोर्थ भूतकाल। और लिट लकार का होगा 1 भविष्यत काल। लिट लकार का होगा 1 भविष्यत काल। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें इसका विकल्प डी सही होगा।
इसका विकल्प डी सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? इसका विकल्प बी सही है, संबंध तत्पुरुष। इसका विकल्प बी सही है, संबंध तत्पुरुष। जब हम इसको अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा काठ की पुतली। तो काठ और पुतली में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। इसका चिन्ह होता है का, की, के। अब देखिए प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110, लिखन बैठ जाकी सभी गति, गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। लिखन बैठ जाकी सभी गति, गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। इसका विकल्प ए सही है, चित्र नायिका के समान। इसका विकल्प ए सही है, चित्र नायिका के समान। सभी शब्द का अर्थ है यहाँ चित्र नायिका के समान। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार के चतुर, चालाक, चितेरे, प्रेमी, क्रूर, निर्दय सभी प्रकार के व्यक्तियों को वो मोहित करे, और अर्थात उसे पीछे पीछे सभी शब्द अरबी का सभी है, जिसका अर्थ है चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसा हूबहू हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। इसका सही विकल्प ए रमासु है। सही विकल्प रमासु है। अब देखिए प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112, पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका विकल्प ए अबठाम सही है। विकल्प ए अबठाम सही है। इसको आप ऐसे पढ़ के देख सकते हैं, अबठम, अबठाव, अबठाम। अब देखिए प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। इसका विकल्प डी अनयः सही है। विकल्प डी अनयः सही है। कर्तरि कर्मणो कृति इतनेन सूत्रेण विभक्ति वृद्धियते। इसको देखिए, इसका विकल्प बी सही है। कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115, सहयुक्ते प्रधाने सूत्रेणान अप्रधाने विभक्ति विधीयते। सहयुक्ते प्रधाने सूत्रेण अनेन अप्रधाने विभक्ति विधीयते। इसका विकल्प सी तृतीया विभक्ति सही है। इसका विकल्प सी तृतीया विभक्ति सही है। सहयुक्ते प्रधाने सह सात के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता वन जाती हैं, रामेण सह सीता वनम गच्छति। अब देखिए प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116, सुधा क्षीर निधिम मथनाति। सुधा क्षीर निधिम मथनाति रेखांकित पदस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। इसका विकल्प सी। इसका विकल्प सी
सही है जो है अक्थितंग, अक्थितंग विकल्प सी सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 117, प्रश्न संख्या 117, स्पृहा धातु के प्रयोग में किसकी स्पृहा होती है? वहाँ विभक्ति होती है चतुर्थी। इसका विकल्प डी चतुर्थी सही है। स्पृहा धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहाँ विभक्ति होती है। इसका विकल्प डी सही है, चतुर्थी। स्पृहेरी सिप्तः, इस सूत्र से स्पृहा धातु के योग में जिसे चाहा जाए वो संप्रदान संज्ञक होता है। इस और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 118, प्रश्न संख्या 118, क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका विकल्प डी सही है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से। इसका विकल्प डी सही है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से। फल प्राप्ति अथवा कर्म सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 119, प्रश्न संख्या 119, प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे में कर्ता कौन है? प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे में कर्ता कौन है? इसका विकल्प सी सही है, नीचे। इसका विकल्प सी सही है, नीचे। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे, अर्थात नीच या दुष्ट पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते, अतः वाक्य में नीचे करता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 120, प्रश्न संख्या 120, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। इसका सही संस्कृत अनुवाद है। इसका विकल्प सी सही है, छात्रः 2 पुस्तकों क्रीता। इसका विकल्प सी सही है, छात्रः 2 पुस्तकों क्रीता। मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसके बदले में लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि इस वीडियो में कोई आपको कमी महसूस हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जिससे मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। जल्दी ही आपसे मिलेंगे नए वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।